हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंटिन्यू करते हुए इसकी लास्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। असेट्स और लायबिलिटीज़ को दोबारा से रिवैल्यूड करना। ठीक है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर रिवैल्यूड। आप जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं या कोई भी तरह का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तो हमेशा असेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करा जाता है, रिवैल्यूड करा जाता है। उनकी वैल्यूज़ दोबारा डिसाइड करी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब भी आप पार्टनरशिप डीड को दोबारा बनाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, आपको असेट्स और लायबिलिटीज़ को दोबारा से रिवैल्यूड करना कंपल्सरी होता है। ठीक है, जब आप असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूड करते हो तो इन दिस सिचुएशन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। जब आप उनको रिवैल्यूड करोगे तो आप पाओगे कि या तो असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। या तो आपका असेट्स इंक्रीज हो सकता है या आपका असेट्स डिक्रीज हो सकता है। सेम कंडीशन आप लायबिलिटी के साथ फेस करोगे। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, और दिस इफेक्ट विल ब्रिंग प्रॉफिट और लॉस टू द फर्म। ये जो इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट है ये फर्म के लिए क्या लेकर आता है, या तो एक प्रॉफिट लेकर आएगा या एक लॉस लेकर आएगा। एक अमाउंट आपको शो करेगा। अगर मान लो आपकी असेट्स ही इंक्रीज हुई है तो आपके लिए प्रॉफिट होगा। अगर मान लो आपकी असेट्स डिक्रीज हुई है तो आपके लिए लॉस होगा। और सेम कंडीशन आप लायबिलिटी के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप असेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस लाते हो, जो आप उसके इंक्रीज और डिक्रीज के इफेक्ट को शो करते हो, वो क्या करता है, फर्म के लिए एक प्रॉफिट और लॉस लेकर आता है। उस प्रॉफिट और लॉस को हमें क्या करना होता है, पहले फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद उसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, टू फाइंड आउट दैट प्रॉफिट और लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस उनके चेंजेस से आ रहा है, उस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी ओपन्ड। ध्यान रखना, असेट्स और लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस से प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, या उसका दूसरा नाम होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम क्या होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हम नॉर्मली यहाँ पर रिवैल्यूएशन ही यूज करेंगे, दूसरा P&L एडजस्टमेंट नाम नहीं आएगा। फिर भी बाई चांस अगर क्वेश्चन में कह देता है कि प्रिपेयर द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इट मीन्स वो किसके बारे में पूछ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पूछ रहा है। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तो हम क्या करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करेंगे। रिवैल्यूड करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ में या तो कुछ चेंजेस आएंगे, या तो वो इंक्रीज होंगी या वो डिक्रीज होंगी। ठीक है, और जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा उससे या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो उस प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, या उसका दूसरा नाम क्या होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, हम अब डिस्कस करेंगे कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। क्लियर? रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब जैसा कि हमें पता चल गया कि इट इज़ प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। मतलब असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूड करने पर जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो। तो मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज ऑफ वी आर फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे। अब नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। जो लॉस हो रहा है उसको डेबिट साइड में और जो इनकम हो रही है उसको हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो डेबिट में लॉस आएगा और क्रेडिट में प्रॉफिट हमें शो करना है इसके अंदर। क्लियर? तो जब भी लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, जब भी इनकम होगी रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। अब ये लॉस और प्रॉफिट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम हमारा यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि जब असेट्स इंक्रीज होती है,
हमारी जो फर्म की असेट्स है वो अगर इंक्रीज हो रही है तो इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रॉफिट फॉर अस, ये हमारे लिए क्या बन गया, एक प्रॉफिट बन गया, ठीक है। और दूसरा, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज है आपकी वो इंक्रीज हो गई, तो जब लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई तो आपके लिए क्या बन गया, एक तरह का लॉस बन गया। तो इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लॉस कैसे हुआ और प्रॉफिट कैसे हो रहा है फर्म को, ठीक है। तो लॉस कैसे होगा, जब आपकी असेट्स डिक्रीज होती हैं, आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इट इज़ ए टाइप ऑफ लॉस। जैसे मान लो आपने, आपकी जो मशीनरी थी 50,000 पे थी, आपने दोबारा जब रिवैल्यूड किया तो वो 40 पर आ गई, तो मतलब 10,000 का डिक्रीज हो गया मशीन में, दैट इज़ ए लॉस, ठीक है। आपके क्रेडिटर्स 40,000 के थे, आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने थे, 40,000 के, लेकिन अब वो कितने पर शो कर रहे हैं, 50,000 पर शो कर रहे हैं, तो 40 से 50 इंक्रीज हुए क्रेडिटर्स। जब आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, तो मतलब आपको लॉस हो रहा है। तो ध्यान रखना, लॉस में क्या क्या आएगा, डिक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज ए टाइप ऑफ लॉस। आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, दैट इज ए टाइप ऑफ लॉस, एंड बोथ इफेक्ट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये जो लॉस हुए हैं इनको हम किस साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। बात करते हैं प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट कैसे शो होता है। तो इंक्रीज इन असेट्स, अगर आपकी असेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज ए टाइप ऑफ प्रॉफिट। आपकी मशीन 50 पर थी, उसको दोबारा रिवैल्यूड आपने 60 पर किया है, तो 10,000 का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आपके क्रेडिटर्स 40 के थे, अब वो 30 पर प्रूव हुए हैं, तो मतलब 10,000 का डिक्रीज हो रहा है वैल्यू ऑफ लायबिलिटी में, इट मीन्स दैट इज ए टाइप ऑफ प्रॉफिट, एंड बोथ प्रॉफिट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है, और नॉमिनल का रूल अप्लाई करते हैं, तो लॉस होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और लॉस और प्रॉफिट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमने डिस्कस कर ही लिया इसके अंदर, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास आता है कि इसमें कौन कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करा जाता। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती है उनको हम क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा जाता, तो इनको ध्यान रखना है। कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड नहीं होते, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक बैलेंस विल नेवर शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेज, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था जहाँ पे हमने रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा था। तो कोई भी तरह का रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस अगर बैलेंस शीट में है, वो कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिस भी रेशियो में हम करते हैं, ठीक है। एंड गुडविल, दीज अकाउंट्स आर नेवर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान रखना, इनको कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा जाता है। कैपिटल, करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व एंड गुडविल, दीज नेवर बी रिकॉर्डेड, इनको कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा, तो रिवैल्यूएशन में था कि डेबिट साइड में लॉस आएगा, क्रेडिट में इनकम आएगी। लॉस को हमने आइडेंटिफाई किया, इनकम को हमने आइडेंटिफाई किया। अब क्या होता है, और हमें ये पता चला कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं करने होते हैं। बाकी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। उस प्रॉफिट और लॉस को कैसे एडजस्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक नोट आप हमेशा ध्यान रखना, इन केस ऑफ रिजर्व, जब रिजर्व की बात आई तो रिजर्व में हमने ये तो कर लिया था कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लेम होता है वो रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है, तब हमें उसको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000, अब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 50,000 से बैलेंस शीट में है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 से बैलेंस शीट में दे रखा है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है कि क्लेम आपका 1 लाख रुपीज़ का हो गया,
तो रिजर्व तो 50 का ही था, क्लेम कितना हो गया 1 लाख का, तो 50 का लॉस हो रहा है, वो लॉस आप रिवैल्यूएशन में दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं दिखाया जाएगा। तो ध्यान रखना, रिजर्व नेवर बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन अगर आपका क्लेम रिजर्व से ज़्यादा आ रहा है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो आपके लिए लॉस है, उस लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट और लॉस आया है रिवैल्यूएशन का, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देखो। उसमें 2 कंडीशन आपके पास। पहली, इफ पार्टनर वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज, मतलब पार्टनर नहीं चाहते कि वो नई वैल्यूज दिखाए, पार्टनर यही चाहते हैं जो पुरानी वैल्यूज है उन्हीं पे वो एग्री हो गई कि हमें कुछ चेंजेस नहीं करना, हमें जो है वैसी की वैसी रखनी है। ठीक है, और दूसरा, इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू शो द ओल्ड वैल्यूज, पार्टनर पुरानी वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, नई वैल्यू दिखाना चाहते हैं, दे वांट टू शो द न्यू वैल्यूज। तो ध्यान रखना, 2 कंडीशन हमारे पास है, इफ पार्टनर वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आप जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उसको कैसे ट्रीट करते हो। तो ध्यान रखना, अगर पार्टनर ओल्ड वैल्यूज को शो करता है, इफ पार्टनर वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज, तो जो आपका प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा, जैसा कि आपने गुडविल में डिवाइड किया था। इट विल बी डिवाइडेड इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर पार्टनर नई वैल्यूज़ दिखाना चाहते हैं, न्यू वैल्यूज़ दिखाना चाहते हैं, तो जो प्रॉफिट और लॉस है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखना इसको, इफ़ पार्टनर वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज, प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू शो द ओल्ड वैल्यूज, इट विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब रही बात हम कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ओल्ड वैल्यूज़ पे दिखाना है या न्यू वैल्यूज़ पे दिखाना है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन मेंशन कर देता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपको क्या करना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो आप हमेशा क्या करोगे, जो प्रॉफिट और लॉस आता है उसको हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, मतलब पार्टनर डू नॉट वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज। If nothing is mentioned how to distribute the profit or loss on revaluation, तो आपको हमेशा क्या करना है, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है, मतलब पार्टनर न्यू वैल्यूज़ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, इसके डेबिट साइड में लॉस आते हैं और क्रेडिट में प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट और लॉस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो लॉस आपका आइडेंटिफाई होगा डिक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और प्रॉफिट आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा, इंक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। ओके, कौन कौन से अकाउंट इसमें मेंटेन नहीं करते हैं हम लोग, नहीं रिकॉर्ड करते, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, ये नहीं होंगे। लेकिन रिजर्व में आपको याद रखना है कि अगर क्लेम आपका ज़्यादा हो रहा है तो वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। एंड गुडविल, दीज नेवर बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कभी रिकॉर्ड नहीं होते हैं। बस रिजर्व में आपको ध्यान रखना है कि आपका क्लेम अगर ज़्यादा है तो वो लॉस की तरह ट्रीट करा जाएगा। जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है रिवैल्यूएशन पर, उसको 2 तरीके से ट्रीट करा जाता है। अगर पार्टनर ओल्ड वैल्यू शो करते हैं तब तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, अगर पार्टनर न्यू वैल्यू शो करते हैं तो इन ओल्ड रेशियो। ओके, और जब कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा होता तो हम क्या करते हैं, हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है, PQR पार्टनर इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:3:2, 1:3:2, दिस इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनकी बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है, बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज दोनों हमें शो की हुई है। फ्रॉम द 1st April 2018 दे हैव डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट इन 4:6:5, उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या किया, चेंज कर लिया। पहले उनका 1:3:2 था, अब उन्होंने 4:6:5 में कन्वर्ट कर लिया। एंड इट वॉज एग्रीड दैट, क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट
क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड ₹1 लाख। जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था वो 1 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। सेकेंड, ए मोटरसाइकिल ऑफ ₹30,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। एक मोटरसाइकिल थी वो 30,000 की थी और नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी हुई। नाउ इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड, इनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेएबल एनी मोर, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पे नहीं करना है। स्टॉक इंक्रीज्ड टू ₹2,90,000, स्टॉक को 2,90,000 तक इंक्रीज करना है, ठीक है। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। डेटर पर एक प्रोविजन बनाना है, 5% का एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है, प्रोविजन बनाना है। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, गुडविल वैल्यूड एट ₹1 लाख, गुडविल 1 लाख पर वैल्यूड किया हुआ है। 7th, ऑडिटर फीस ₹20,000 ड्यू। Prepare revaluation account if partner want to show old values and if partner want to show new values। दोनों कंडीशन में हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रॉफिट और लॉस जो भी हमारा रिवैल्यूएशन में आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। हमारे पास ओल्ड रेशियो था 132 और न्यू है 465। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला कि P है वो गेन कर रहा है 3/30 से, Q सैक्रिफाइस कर रहा है 3/30 से, और R ना तो गेन कर रहा है और ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स जो सेटलमेंट होगा वो P और Q के बीच में ही होगा, क्योंकि R का तो सेम ही रेशियो रह गया। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, देखिए 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन देखना। फर्स्ट हमें कह रहा है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड ₹1 लाख। जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था वो 1 लाख पर एस्टिमेट किया गया था, और वर्कमैन कंपनसेशन आपके पास दिया हुआ है, देखो WCR ₹60,000, 60 का आपके पास रिजर्व था और क्लेम हो गया 1 लाख का। हालांकि हमें ये पता है कि रिजर्व नेवर बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट अगर लॉस हो रहा है उसमें तब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपका जो WCR था वो आपके पास था 60,000 का और क्लेम आपका हो रहा है 1 लाख रुपीज़ का, तो 40,000 का लॉस हो गया, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लॉस हुआ तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 रुपीज़ से। दोबारा समझेंगे, रिजर्व आपके पास था 60 का, क्लेम हो गया 1 लाख का, तो 40,000 का जो लॉस है वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लॉस और क्रेडिट में प्रॉफिट को शो करना है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, ए मोटरसाइकिल ऑफ ₹30,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। एक मोटरसाइकिल था 30,000 का जिसको रिकॉर्ड नहीं करा गया था। नाउ इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड, अब इसको रिकॉर्ड करना है। और जब हम मोटरसाइकिल को रिकॉर्ड करेंगे तो इट इज़ आर असेट, ये हमारी असेट है। और असेट्स क्या होगी, रिकॉर्ड करेंगे तो असेट्स इंक्रीज होगी, और जब असेट्स इंक्रीज होती है इट इज़ आर प्रॉफिट बाय मोटरसाइकिल 30,000 रुपीज़। 30,000 से हमने क्या किया, मोटरसाइकिल को रिकॉर्ड करा। नेक्स्ट, थर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेएबल एनी मोर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब पे नहीं करने हैं। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड में स्टैंड कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 के, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 को पे नहीं करना है। जब एक्सपेंसेस पे नहीं करना है तो इट इज़ आर प्रॉफिट, हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फोर्थ, स्टॉक इंक्रीज्ड टू ₹2,90,000। स्टॉक को हमने 2,90,000 तक इंक्रीज किया है। तो पहले कितने का था ये, तो स्टॉक हमारा था 2,20,000 पर था। कितने पर था, 220 पर। अब इसको रिकॉर्ड करना है 290 पर। तो जब 220 की चीज़ को आप 290 पर रिकॉर्ड करोगे तो 70 का इंक्रीमेंट हो रहा है आपके स्टॉक में। और स्टॉक आपकी क्या होती है, असेट होती है, और असेट्स में 70 का इंक्रीमेंट मतलब प्रॉफिट बाय स्टॉक 70,000 रुपीज़। ठीक है, ध्यान बस ये रखना है कि प्रॉफिट हुआ तब तो क्रेडिट साइड में, लॉस हुआ तो डेबिट साइड में।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। ए प्रोविजन लाइबिलिटी फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड, लाइबिलिटी क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर पे 5% की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, प्रोविजन बनाना है। तो डेटर कितने के हैं आपके, डेटर्स की वैल्यू दे रखी है हमें, ये रही है 3,20,000 रुपीज़। डेटर कितने के हैं, 3,20,000। 5% का प्रोविजन बनाना है, लाइबिलिटी बनानी है, 16,000 आएगा। तो जब लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, इट इज़ योर लॉस, ये एक तरह का क्या है, लॉस है, और लॉस हमेशा किस साइड आएगा, डेबिट साइड में। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 16,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटर्स फीस ₹20,000 ड्यू। हमने अकाउंट्स ऑडिट करवाया, ऑडिट करवाने की जो फीस है वो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तो पे करना है अपने को। तो ये लॉस हुआ फर्म का, लॉस हमेशा किस साइड आएगा, डेबिट साइड। टू आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी 20,000 रुपीज़। मेनली बस यही चीज़ें हैं कि लॉस हो रहा है तो डेबिट में, और क्रेडिट प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल वैल्यूड एट ₹1 लाख। गुडविल है वो 1 लाख पर वैल्यूड है, तो गुडविल चाहे कितने पर भी वैल्यूड हो, नेवर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो दिस ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन। ध्यान रखना है कि उन अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन कौन से, कैपिटल, करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, गुडविल, दीज विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और फाइनली हमें पता चला कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹39,000 ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी आपने जो असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करा तो आपको प्रॉफिट हुआ है 39,000 का, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के वही हमारे दो तरीके। अगर पार्टनर्स ओल्ड वैल्यूज पे कोई दिखाना चाहता है तब तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर दो, और अगर पार्टनर न्यू वैल्यूज दिखाना चाहता है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो पार्टनर डू नॉट वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज, नहीं दिखाना चाहता है वो ओल्ड वैल्यूज, नई वैल्यूज दिखाना चाहता है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट हुआ है 39 का, प्रॉफिट जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल क्या होगा उनका, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी, टू क्यू, टू आर, हमने इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज, जब वो ओल्ड वैल्यूज दिखाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है, जो कि हमने कैलकुलेट किया था, 3/30 आया था हमारा। तो जो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गेन करा था P, तो हमारी एंट्री बनेगी P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एडजस्टेड इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ध्यान रखना, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है तो असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करा जाता है, उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट नहीं आते, कैपिटल, करंट, कैश एंड बैंक, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व एंड गुडविल, ठीक है। जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसका दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फर्स्ट वन, अगर पार्टनर ओल्ड वैल्यूज दिखाना चाहते हैं तब तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पार्टनर्स न्यू वैल्यूज दिखाना चाहते हैं तब ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। आई होप यू विल क्लियर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।